हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सेशन में हम बात ये करने वाले हैं कि यार रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है, मशीन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप चाहे तो कंप्लीट आपका इंडक्शन मशीन जो है वो 30 मिनट के अंदर जो है अपना मशीन पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इंडक्शन मशीन, वो आपने एकदम सही सुना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो पार्ट में ये जो इंडक्शन मशीन है इसका कंप्लीट अपन रिवीजन करेंगे। आज पहले पार्ट के अंदर अपन 50% इंडक्शन मशीन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो इंडक्शन मशीन के अंदर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इंडक्शन मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक 3 फेज और एक सिंगल फेज। सबसे पहले आपको पूछेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो अगर आपको कभी भी प्रिंसिपल के बारे में पूछ लिया जाए तो प्रिंसिपल जो होता है इसका वो रहता है आपके पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आरएमएफ का मतलब होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है नॉर्मली अपन इंडक्शन मोटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इंडक्शन मोटर बहुत ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है हमारे पास में सिंपल होता है। ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो नो आर्मेचर रिएक्शन होती है। आर्मेचर रिएक्शन इंडक्शन मशीन के अंदर नहीं होती है। नो आर्मेचर रिएक्शन, नो आर्मेचर रिएक्शन। तो यहां पर इंडक्शन में कोई आर्मेचर रिएक्शन भी नहीं होगी। इसका मेंटेनेंस भी क्या होगा हमारे पास में लो। आपकी मेंटेनेंस भी बहुत क्या होगा, सिंपल हमारे पास में होगा। कॉस्ट भी हमारे पास में क्या होगी, लो कॉस्ट हमारे पास में होगी। तो ये सारे पॉइंट आपको बेसिक पूछेगा। अब देखो इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होगा, 3 फेज से पहले अपन बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर। ध्यान रखना, मोस्ट वाइडली मोटर होती है इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर के ज्यादातर यूज करने के कारण क्या है, तो ये रीजन होते हैं। अब यहां पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगी, ध्यान रखना 3 फेज वाइंडिंग होती है। और 3 फेज वाइंडिंग में तीनों वाइंडिंग के बीच का एंगल जो है वो कितना होता है, ध्यान रखना 120 डिग्री होता है। लेकिन ये स्पेस के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना स्पेस के रेस्पेक्ट में होता है। अगर हम बात करें यहां पर तो यहाँ जो सप्लाई हम देते हैं उसका एंगल भी कितना होता है। सप्लाई जो हम देंगे वोल्टेज उसका एंगल भी कितना होगा, उसका एंगल भी 120 डिग्री होता है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास में रहता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो जब हम इंडक्शन मोटर को सप्लाई देते हैं, 3 फेज वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, 120 डिग्री वाली सप्लाई देते हैं, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है ना। तो यहां पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर रोटेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होता है। और उस सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। लेकिन ध्यान रखना आपकी इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं हो सकती है। तो इंडक्शन मोटर नेवर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, नेवर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो यहां पर ध्यान रखना कभी भी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर क्या होता है, ध्यान रखना एट सिंक्रोनस स्पीड पर ध्यान रखना नो ईएमएफ, कोई ईएमएफ नहीं होता है। यहां पर कोई भी करंट नहीं होता है। नो करंट एंड नो टॉर्क, ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। कोई भी यहां पर टॉर्क नहीं होता है। कहां पर, सिंक्रोनस स्पीड पर। इसीलिए ध्यान रखना इसी को इंडक्शन मोटर को ऑल्सो कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस मोटर भी अपन बोल के चलते हैं सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर को। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं हो सकती है। तो यहां पर लिख देना असिंक्रोनस मोटर, हम इसको बोल के चलते हैं। इंडक्शन मोटर को ही क्या बोला जाता है, ध्यान रखना रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर या रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर हम बोल के चलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखना रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है इंडक्शन मशीन को। इंडक्शन मोटर में जब आपके पास में क्या होता है, ये 3 फेज सप्लाई रोटर को कट करती है, उसकी वजह से रोटर हमेशा कहां रोटेट होता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो यहां पर लिखना है इसके अंदर रोटर रोटेट्स, रोटर कहां पर रोटेट होगा, तो यहां लिख देना रोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है हमारा रोटर है वो रोटेट होता है। यहां पर अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ उनके बीच की स्लिप स्पीड कितनी है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनके बीच की स्लिप स्पीड कितनी होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्लिप स्पीड है ना, क्या होगा हमारे पास में स्लिप स्पीड। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि स्लिप स्पीड कितनी होगी, तो यहां पर लिखना है इसके अंदर स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड जो होती है हमारे पास में, या रिलेटिव स्पीड अपन बोल सकते हैं, इसी को NS - NR होती है और इसी को अपन बोलते हैं SNS। तो यहां से स्लिप जो आएगा वो आएगा हमारे पास में NS - NR/NS। तो ये स्लिप का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। और ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर, ड्यूरिंग स्टार्टिंग जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे पास में NR जो स्पीड होगी वो 0 होगी और स्लिप हमारे पास में क्या होगी, 1 होगी।
नेक्स्ट इसके बाद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन डिफरेंट पैरामीटर। तो इफेक्ट ऑफ स्लिप, ध्यान रखना स्लिप का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर, कहां पर ध्यान रखना, रोटर के पैरामीटर पर क्या इफेक्ट होगा, तो स्लिप की वजह से रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप टाइम्स फ्रीक्वेंसी हो जाती है, रोटर का जो ईएमएफ है वो हमारे पास में स्लिप टाइम्स ऑफ ईएमएफ हो जाता है। नेक्स्ट रोटर का आपके पास में जो रिएक्टेंस है, रोटर का रिएक्टेंस है वो भी स्लिप टाइम्स हो जाता है। बट यहां पर ध्यान रखना फोर्थ पॉइंट हमारे पास में रोटर के रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। R2 क्या है, रोटर रेजिस्टेंस है जिस पर क्या होगा, कोई इफेक्ट यहां पर नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। तो इंडक्शन मोटर का ये स्लिप का जो है डिफरेंट पैरामीटर पर इफेक्ट होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में, टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में, टाइप्स ऑफ रोटर, टाइप्स ऑफ रोटर। तो यहां पर रोटर हम दो टाइप के यूज करते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से रोटर। पहला जो रोटर होगा वो हमारे पास में रहेगा स्क्वेरल केज रोटर। यहां पर पहला रोटर क्या होगा, ध्यान रखना स्क्वेरल केज रोटर, स्क्वेरल केज रोटर। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा होगा स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर। तो यहां पर अगर हम बात करें स्क्वेरल केज रोटर के बारे में, स्क्वेरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर हमारे पास में होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, स्क्वेरल केज रोटर के बारे में। स्क्वेरल केज रोटर, स्क्वायरल केज रोटर में क्या होता है ध्यान रखना, तो स्क्वायरल केज रोटर को हम यूज करते हैं कहां पर, लो टॉर्क एप्लीकेशन में। इसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है, कोई भी स्लोट्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या होगा, इस पर लिख देना नो वाइंडिंग, यहां पर कोई वाइंडिंग नहीं होती है एंड नो स्लोट्स होते हैं, सॉरी स्लोट्स इसमें होते हैं, नो टर्मिनल है ना, नो टर्मिनल। यहां पर कोई भी हमारे पास में वाइंडिंग नहीं होती है, कोई टर्मिनल नहीं होते हैं। यहां पर ध्यान रखना सॉलिड बार होती है, इसमें अपन क्या यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं सॉलिड बार, सॉलिड बार। और वो सॉलिड बार दो मटेरियल की बनाते हैं, एक बनाते हैं हम एल्यूमिनियम, दूसरा होता है कॉपर। एल्यूमिनियम अपन यूज करते हैं स्मॉल रेटिंग मशीन के अंदर, कॉपर अपन यूज करते हैं कहां पर, लार्ज रेटिंग मशीन के अंदर। लार्ज रेटिंग मशीन में हम क्या यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं। यहां पर ध्यान रखना इंडक्शन मोटर में इसको अपन कहां यूज करते हैं, लो टॉर्क एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। कहां पर यूज करते हैं, लो टॉर्क एप्लीकेशन के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसमें जो सॉलिड बार होती है ना वो शॉर्ट सर्किटेड होती है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग। यहां पर हम क्या करते हैं, एक एंड रिंग यूज करते हैं, एंड रिंग, उसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। और एंड रिंग भी उसी मटेरियल की बनी होती है जिसकी हमारी सॉलिड बार बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, इसमें क्या होता है, कोगिंग और क्रॉलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लोट बराबर नहीं होते हैं हमारे पास में। और ना ही यहां पर रोटर के स्लोट जो है वो स्टेटर के स्लोट्स के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। यहां पर जो सॉलिड जो स्लोट्स होते हैं ना वो स्लाइटली स्क्यूड होते हैं। तो यहां पर जो स्लोट्स होते हैं ध्यान रखना, स्लोट्स हमारे पास में क्या होते हैं, स्क्यूड होते हैं, स्लाइटली स्क्यूड। स्लाइटली यहां पर क्या होगा हमारे पास में, स्क्यूड होते हैं, स्लाइटली हमारे पास में क्या होगा, स्क्यू। यहां पर क्या होगा, स्क्यूड हमारे पास में रहेंगे। स्क्यूड का मतलब होता है बेंडिंग हमारे पास में रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होगा ध्यान रखना, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या क्या है, तो इसको अपन यूज करते हैं कहां पर, हाई टॉर्क एप्लीकेशन में। हाई टॉर्क एप्लीकेशन में इसे यूज किया जाता है। यहां कोगिंग और क्रॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहां पर क्या होता है इसके अंदर ध्यान रखना, यहां पर रोटर वाइंडिंग है वो एसेंशियली स्टार होती है। रोटर वाइंडिंग जो है वो स्टार कनेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है किसके अंदर, स्लिप रिंग रोटर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर हमने स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हमने डेराइव किया था। अगर मैं यहां पर ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा समझ लेना, यहां पर लिख दो। हम यहां पर बात करें टॉर्क के बारे में, स्टार्टिंग टॉर्क, एंड दूसरा हम बात कर रहे हैं कहां पर, रनिंग टॉर्क के बारे में, रनिंग टॉर्क के बारे में। तो देखो यहां पर जो रनिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना, फुल लोड टॉर्क, उसी को हम बोल के चलते हैं, वो 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई NS हमारे पास में होता है। और उसको अपन लिखते हैं S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस स्लिप टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर। तो यहां पर जो भी स्लिप है ना, इस स्लिप को 1 कर दूं तो वो स्टार्टिंग में स्लिप कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है, अगर ये याद है तो बस इसमें आपको एक ही काम करना है, क्या काम करना है ध्यान रखना, तो बस स्लिप को 1 कर दो तो E2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर हमारे पास में होगा। अब आपसे पूछेगा यहां पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क,
क्या पूछेगा? कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, ध्यान रखना। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बताओ कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए इसको इसके बराबर कर देना और यहां पर इसको इसके बराबर कर देना। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, R2 इक्वल टू एक्स टू कर देना। क्या बोला मैंने? R2 इक्वल टू x2 कर देना और यहां पर R2 इज इक्वल टू क्या कर देना, स्लिप टाइम्स ऑफ x2 कर देना। ये सेम पॉइंट हमारे पास में सेम रहेगा इधर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर आपसे बोल दिया जाएगा मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो टी मैक्स जो होगा हमारे पास में वो रहेगा 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई NS, 2 पाई NS E2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x2 हमारे पास में होता है। यहां पर फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें भी सेम आता है, आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर आपसे पूछेगा पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, एट टी मैक्स कंडीशन पर क्या होगा, ध्यान रखना। तो पावर फैक्टर जो होता है वो होता है 1/√2 यानी कि 0.707 लेगिंग हमारे पास में होता है, लेगिंग। और यहां पर भी हमारे पास में क्या होता है, सेम होता है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, टॉर्क के सारे कंपैरिजन आप यहां से याद कर सकते हो इंडक्शन मोटर में जो पूछेगा। कुछ रिलेशन आपको यहां से फॉर्मूले और पूछे जाते हैं, और वो फॉर्मूला क्या पूछता है, ध्यान रखना। आपको पूछ लेता है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का रेशियो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, 2 इंटू SM अपॉन 1 प्लस SM स्क्वायर। अगर आपको पूछ लिया जाए फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क है ना, और यहां पर लिख देना फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क का रेशियो कितना होगा। तो वो रहेगा हमारे पास में 2S इंटू SM अपॉन S स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर ड्यूरिंग ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन में, अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, और ड्यूरिंग हाई स्लिप रीजन में ध्यान रखना क्या होता है, हाई स्लिप रीजन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे पास में, वो टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप हमारे पास में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की हमारे पास में होती हैं। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह की हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और यहां ध्यान रखना मैक्सिमम टॉर्क आपका जो होता है वो रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। देख सकते हो यहां पर जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर का रेजिस्टेंस इसके अंदर एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए आपका रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे यहां पर, रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे यहां पर, तो हमारे पास में क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा। लेकिन जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है उसका फॉर्मूला होता है R2 डिवाइड बाय X2। तो मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है ना, ये SM है, ये वो स्लिप है जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आता है, ये देखो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है ना। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, और ये हमारे पास में है मैक्सिमम टॉर्क। नेक्स्ट अगर आप यहां से देखोगे तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने पर एक रिजल्ट आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि जब आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे ना, तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क देखो पहले बढ़ रहा है, बाद में स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ध्यान रखना रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, मैंने क्या बोला, अगर आप R2 बढ़ाओगे यहां पर, R2 यहां पर इंक्रीज करोगे, R2 यहां पर इंक्रीज करोगे, तो मैक्सिमम टॉर्क तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन T स्टार्टिंग का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क फर्स्ट इंक्रीज होगा एंड देन हमारे पास में क्या होगा, डिक्रीज हमारे पास में रहेगा। ध्यान रखना स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ता है और बाद में कम हमारे पास में होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बाद में कुछ रिलेशन और इंपॉर्टेंट है जो पावर फ्लो इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल बनाता है। और न्यूमेरिकल में क्या है, आपको पूछ लेगा, बताओ रोटर कॉपर लॉस, क्या पूछेगा आपको एग्जामिनर, ध्यान रखना रोटर कॉपर लॉस जो होता है वो स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट हमारे पास में होता है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें यहां पर, तो रोटर पावर आउटपुट डिवाइड बाय रोटर पावर इनपुट का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में 1 माइनस स्लिप हमारे पास में होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं, यहां से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ध्यान रखना पूछा जाता है। यहां पर आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट यहां पर आपके पास में पूछ सकता है कि स्टेटर में कितने टाइप्स के स्लॉट्स होते हैं ना, टाइप्स ऑफ स्लॉट्स इन स्टेटर। तो स्टेटर के जो स्लॉट्स होते हैं, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, स्टेटर जो स्लॉट्स होंगे वो हमारे पास में 3 टाइप के स्लॉट्स होते हैं। पहला होता है ओपन स्लॉट्स, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होता है क्लोज स्लॉट्स, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, एंड हमारे पास में क्या होगा, नेक्स्ट होगा सेमी क्लोज्ड, है ना।
ओपन क्लोज्ड एंड सेमी क्लोज्ड स्लॉट हमारे पास में होंगे, ओपन क्लोज्ड एंड थर्ड लिख देना सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड, अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि जनरली प्रीफर्ड स्लॉट्स कौन से होते हैं, तो सेमी क्लोज्ड इसको अपन क्या करते हैं, ध्यान रखना, जनरली प्रीफर मतलब जनरली हम इसे यूज करते हैं, बट लार्ज रेटिंग मशीन में अगर हम बात करें, लार्ज रेटिंग मशीन में इन्हें यूज किया जाता है। किसे यूज करते हैं हम, ध्यान रखना, तो लार्ज रेटिंग मशीन के अंदर हम ओपन स्लॉट्स को जो है हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहां तक का जो इंडक्शन मोटर का पार्ट है वो लगभग 50% पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद में बचता है आपका टेस्टिंग, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग मेथड, ब्रेकिंग और कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। ये 5 टॉपिक जो हैं आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे, और ये जो रिवीजन होगा वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर, यानी कि लगभग आधे घंटे में या 40 मिनट के अंदर जो है आप अपने पूरी इंडक्शन मशीन को आप अगर इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये एक शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका बताया, ये एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स है जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे और आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्या करेंगे, यहां पर हेल्प जरूर करेंगे। तो एक बार आपको सभी को ये जरूर बताना इस वीडियो के कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, ताकि आगे आने वाले सेशंस में हम क्या करेंगे, इस तरह का जो वीडियोस हैं वो आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप सभी का एक प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।